कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूजर्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। क्योंकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और इसमें आपको 12 वीडियोज़ हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफर है इस पर जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। नमस्कार सभी को। आज के इस स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा, जैसे कि आपने डिमांड किया था और उसी डिमांड के साथ आज का हमारा विषय जो है गर्भिणी शोफ को लेकर आज के सत्र में हम लोग चर्चा करते हैं। पेडल इडिमा, जो कि बहुत ही कॉमन रहता है प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज में यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में ये बहुत ज्यादा कॉमन बन जाता है ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर, वेट काफी बढ़ जाता है और इसी वेट के साथ इस प्रकार की समस्या का सामना गर्भिणी स्त्री को करना पड़ता है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर नवीन जोशी सर भी उपस्थित है। आज सर से थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे और काफी और भी वैद्य यहाँ पे जुड़ेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है सर का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी ट्रीटमेंट चल रही है और आज यहाँ पर हमारे सेशन में
हमने सर को इनवाइट किया है ताकि सर से थोड़ी सी बातचीत हो जाए और किस प्रकार से उनकी ट्रीटमेंट चल रही है उसी को लेकर भी हम लोग बात करेंगे। तो सर आपका स्वागत है। जी जी, नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत नमस्ते धन्यवाद। सर, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। यस, बोलिए सर, अभी आएंगे, 2 मैडम आने जी वाली जी है 2 मिनट में। जी जी, यस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक्चुअली मैं जो है ट्रीटमेंट जो मेरा चल रहा है वो मात्रावस्थी चल रही है मज्जा सिद्ध तेल की, जो डॉक्टर शिल्पा एरमे जी के द्वारा भिजवाया गया है। और साथ साथ में क्षीरबला तेल की बस मात्रावस्थी जो है वो अल्टरनेट मैं ले रहा हूँ। जैसे बीच में खत्म हो गई थी मज्जा सिद्ध तेल, तो फिर मैंने क्षीरबला तेल कंटिन्यू किया। मात्रावस्थी जो है वो लगातार चल रही है। इसके अलावा कुबेराक्ष वटी है, गोली 2 सुबह शाम लेता हूँ मैं। लाक्षादिक गुग्गुल 4 गोली सुबह शाम लेता हूँ मैं। इसके अलावा जो है और आपको कुछ स्वर्ण के कल्प हैं वो भी लेता हूँ, साथ में अश्वगंधा चूर्ण लेता हूँ। इसके अलावा जो है आपको बीच में मैंने जो है वो आपको कालवस्ती का एक पूरा कोर्स किया था मैंने, या अपनावस्ती के साथ में मैंने जो अनुवासन वस्ती को अल्टरनेट करके उसको लिया था। और फिर बाद में फिर मैंने मात्रावस्थी स्टार्ट कर दिया। मैं मात्रावस्थी पहले रात में लेता था, उससे थोड़ा सा धारण काल उसका कम होता था, तो फिर मैं डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, शिल्पा जी से, तो मैं भोजन के बाद मैं उसको दिन में ही लेने लग गया। तो थोड़ा सा ज्यादा धारण काल उसका बढ़ा। और मैं बताऊं आपको कि मात्रावस्थी से बहुत लाभ मिला। मात्रावस्थी से लाभ जो मिला वो ब्लैडर और बाउल में जो कॉन्ट्रैक्शन जो था वो पहले बहुत कम था, अब वो काफी हद तक पहले से काफी अच्छा है। दर्द जो है पहले असहनीय वेदना होती थी, स्टिफनेस बहुत रहता था, अब वो स्टिफनेस और वेदना जो है वो काफी कम है। अब एनाल्जेसिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है मॉडर्न मेडिसिन में। केवल गाबापेंटिन और एक आधी मेडिसिन है जो चल रही है, बाकी एक सिलोफास्ट करके आती है वो चल रही है। बाकी अधिकांश मेडिसिन बंद हो चुकी है। जैसे कि पहले मैं बिना एनाल्जेसिक के रह नहीं पाता था, तो अब वो सब बंद हो गई है। अब जो है बस हीलिंग का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। इसके अलावा मैं जो है वो एक हटजोड़ कैप्सूल, हटजोड़ टैबलेट आता है हिमालय का, वो भी लेता हूँ मैं। और बीच में लेप की प्रक्रिया भी मैंने की थी। वो उसमें एक मरमा गुलिका करके आती है, ये कोटक्कल की है मरमा गुलिका, उसको पाउडर करके उसमें ये अस्थि संधान पाउडर, और जो आपको ब्यास फार्मा का आता है, और तसांग लेप वो भी ब्यास फार्मा का, इन सबको जो अंडे का सफेद वाला हिस्सा होता है उसमें मिक्स करके एक पेस्ट बन जाता है। उस पेस्ट को जहाँ पे फ्रैक्चर था और उसके अलावा जहाँ जहाँ पे इम्प्लांट की जगह पे जहाँ स्टिफनेस थी वहाँ पे, और उसके साथ साथ सैक्रोइलियक जॉइंट पर उसको लेपन करवाया था मैंने। पर ये 5-7 दिन करवाया मैंने, फिर अभी उसको स्टॉप कर दिया है। बीच में मैंने जो है वो पृष्ठवस्ती भी ली थी ऑयल की, जो है ऑयल को वहाँ पे एक ल्यूक वार्म ऑयल को वहाँ पे होल्ड करके, जो बस्ती में हम रखते हैं हम लोग कटी बस्ती में या पृष्ठ बस्ती में, उस प्रकार से बीच में मैंने पत्र पोटली भी लिया था। तो ओवरऑल इन सब का फायदा मिला है मुझे। और इन सब का फायदा ये है कि एनाल्जेसिक्स बंद हो गए हैं, और जो है वैसा पहले जैसी जो पेन था वो बंद नहीं है अब। और ये सब फायदा मुझे मिला है। तो इसमें मात्रावस्थी का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मैं आपके जो भी वैद्य लोग या वैद्य लोग जो भी देख रहे होंगे, तो वो उनको ये बताना चाहूंगा कि आपके पास यदि ऐसे रोगी आते हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, या फिर कोई इस प्रकार की जो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इश्यूज है, नर्वस डैमेज हुआ है, या कोई कॉर्ड में कंप्रेशन है, तो आप वहाँ पे बेहिचक 60 ml की मात्रावस्थी भोजन के बाद आप दे सकते हैं। ये बहुत सेफ है और इसको लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है। आप घर में भी इसको दे सकते हैं। मैंने सारी जो ट्रीटमेंट है वो घर पे ही मैंने सारा अरेंजमेंट किया, और सारा जो बस्ती है या फिर जो भी पृष्ठ बस्ती है या जो पत्र पोटली है, नाड़ी स्वेदन है, ये सब मैं अपने घर पे ही ले रहा हूँ। तो ये काफी आसान है और इसको घर पे भी आप कर सकते हैं। तो ये, और इन तेलों को बनाने की विधि जो है वो डॉक्टर शिल्पा जी ने आपको कुछ लेक्चर्स लिए हैं उनमें उन्होंने बताया है। आप इसको स्वयं निर्माण भी कर सकते हैं। जैसे छीर वाला तेल है, आप खुद भी बना सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके यहाँ बहुत क्वांटिटी में इसकी जरूरत है तो आप इसको बना सकते हैं। तो ये सब चीजें, मज्जा सिद्ध तेल आप बना सकते हैं, और आप इसको दूसरे को भी दे सकते हैं, सप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपकी अच्छी क्वालिटी ऑफ मेडिसिन अच्छी है तो आप इससे आर्थिक, बहुत सारे वैद्य ऐसे हैं जिनको समय नहीं होता, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है,
तो वो आपसे इस प्रकार की मेडिसिन मंगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जी शिल्पा जी, यस सर, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कोई प्रश्न हो आपके वैद्यों में से? सर यस 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 सर, अभी बात करेंगे मैडम आ रही। यस, बोलिए अर्शिया जी, बोलिए। मुझे सर से पूछना था, सर ने कुबेराक्ष वटी क्यों ली? कुबेराक्षवटी इसीलिए ली कुबेराक्ष कि जो है वो एक्चुअली उसमें वो भल्ला तक पड़ा हुआ है, तो भल्ला तक का जो प्रयोग है वो नर्वस सिस्टम पे अच्छा है जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी इंग्रेडिएंट्स का तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने उसको इसीलिए लिया कि कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी भल्ला तक के योग को ढूंढ रहा था, तो या तो मैं विष्णुदूक वटी की तरफ जाता, तो मुझे लगा कि ये काफी हद तक ये सही रहेगी, तो वेदना समन और नर्वस सिस्टम पे इसका अच्छा प्रभाव है, इस वजह से मैंने लिया अर्शिया जी। हाँ डॉक्टर अर्शिया, डॉक्टर मतलब कुबेराक्षवटी जी ना जी पेन सर। किलर के रूप में डॉक्टर पीटी ये जोशी सर। एनालिसिक है ना, क्योंकि वेदना बहुत ज्यादा होती थी, मैंने बताया था, असहनीय वेदना होती थी और एनाल्जेसिक्स पे डिपेंडेंट था, तो उसको उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में मैंने इसको लिया, क्योंकि मैंने बहुत सारे गूगल भी ट्राई किए और गूगलों से उतना लाभ नहीं मिला। मैंने योगराज, एक समय तो मैं योगराज भी, कैसूर भी, सारे गूगल ले रहा था मैं, लेकिन कुबेर इन मैं सब में बहुत अच्छा है। कुबेर जो है ना पेन किलर के रूप में, वेदना शमन के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। क्या इसमें और भल्ला तक है? मुझे याद मालूम नहीं, इसमें हाँ भल्ला तक है क्या? हाँ सर, भल्ला यस तक यस। है? अगर हाँ इसमें सर, भल्ला तक है तो निश्चित रूप से भल्ला तक का जो प्रभाव है आरसीआई जी, वो नर्वस सिस्टम पे भी है हमारे। जो भल्ला तक जो होता है, भिलावा होता है, वो कहते हैं ना न्यूरो एनाल्जेसिक का काम भी करता है वो। सर ये जैसे शूल हमको रोगाधिकार का ही फॉर्मुलेशन है एक्चुअली ना, अ, कुबेराक्षवटी जो है। ये कहीं ना कहीं पेन को, एक्चुअली पेन का जो इंडक्शन होता है वो आप सबको पता होगा कि हमारी जो नर्वस सिस्टम है, उसका जो मेन जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से पास होती हैं, तो नर्व रूट होते हैं इन वर्टिब्रा के आसपास जहाँ से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। तो नर्व रूट, चूंकि जब कोई भी बोन या वर्टिब्रा फ्रैक्चर होता है, चाहे वो कंप्रेशन फ्रैक्चर हो चाहे वो बर्स्ट फ्रैक्चर हो, तो कहीं ना कहीं वो नर्व के जो रूट है, यानी जहाँ से उसका ओरिजिन है, उस पॉइंट पर वो कहीं ना कहीं कंप्रेशन करता है या डैमेज करता है। तो जो वहां से निकलने वाली नर्व्स जो हैं वो अपने कंसर्न ऑर्गन्स को उसकी सप्लाई जाती है। जैसे जो L1 वर्टिब्रा है, इसका पूरा जो सप्लाई लाइन है ये ब्लैडर से लेकर के ऊपर जो हमारी ये जो फ्लोटिंग रिफ्स है, यहाँ पूरा एरिया अम्बिलिकस वगैरह सब इसमें आता है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और इन सब पे इसका प्रभाव पड़ता है। इवन आपको मैं बताऊं तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पर भी इसका प्रभाव रहता है कहीं ना कहीं। तो कोई भी इंजरी हो, चाहे वो इम्पैक्ट हो करके हुआ हो, चाहे वो एक एज बॉन्ड प्रॉब्लम होती है जिसमें डिजेनरेटिव प्रॉब्लम की वजह से कई बार वर्टिब्रल बॉडी कंप्रेस हो जाती है, जैसे इम्पैक्ट हो, जैसे मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था, कोई डिजेनरेशन का इशू नहीं था, इम्पैक्ट था वो। तो इम्पैक्ट की वजह से जो बर्स्ट फ्रैक्चर हुआ, नेचुरल वे में हड्डी जो है वो टूटती है या हड्डी जो है क्रैक होती है, तो हड्डी अपनी पोजीशन से हटती है, और हड्डी अपनी पोजीशन से हटती है तो आपको पता है कि वर्टिब्रा के अंदर में जो कैनाल होती है उसी से स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। तो कहीं ना कहीं वो अपना जगह या तो अंदर की तरफ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं कॉर्ड में कहीं ना कहीं हिट करती है, हिट करके अगर उसको दबाती है तो वो कॉर्ड कंप्रेशन के सिम्टम आते हैं। यदि वहां पे वो इंजरी करती है, बहुत ज्यादा हिट हुआ है, हालांकि प्रोटेक्शन उसका बहुत अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है ये इतना आसानी से उसको डैमेज किया सके, लेकिन जब इम्पैक्ट इतना तगड़ा हो, जैसे मैं जो था 10 मीटर 10.5 मीटर की हाइट से नीचे गिरा था और एक चट्टान पे नीचे, चट्टान से इम्पैक्ट हुआ था, मेरा तो पूरा शरीर का वजन जो है उस चट्टान से टकराया, तो टकराने का छोटा मोटा इम्पैक्ट तो जैसे आप दिन में कोई घूसा मार दे आपकी रीढ़ की हड्डी पे, बचपन में भी आपने कई बार गिरे होंगे आप, तो वैसा छोटी मोटी चीजों से वो एब्जॉर्ब कर लेता है उस शॉक को। लेकिन जब इम्पैक्ट इतना हाई लेवल का हो कि आप ऊंचाई से गिर जाएं, पेड़ से गिर जाएं, या आप एक्सीडेंटल कोई हेड ऑन कॉलिजन हो जाए, ऐसे में इम्पैक्ट अगर बहुत तगड़ा हो तो वो फिर अंदर जाके वो कॉर्ड में इंजरी करता है। तो इंजरी करने के कारण नर्व रूट डैमेज होती है और उस नर्व रूट से एसोसिएटेड सिम्टम्स जो हैं वो आते हैं। और धीरे धीरे अगर ये नर्व रूट जो है कंप्लीटली डैमेज नहीं हुई है, पार्शियल डैमेज नहीं हुई है, पार्शियल डैमेज हुआ है या पार्शियल इंजरी हुई है, तो इसकी रिकवरी में समय लगता है। आप ये ना सोचें कि ये तुरंत रिकवर हो जाती है, इसमें समय लगता है। उदाहरण के तौर पे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैं
3-4 महीने, मुझे 16 तारीख को 4, 17 तारीख को 4, 16 तारीख को इस इंसिडेंट के हुए 4 महीने हो गए हैं। 17 जनवरी को मेरी सर्जरी हुई थी, तो 17 तारीख को 4 महीने सर्जरी के भी हो गए। तो मैं खुद देख रहा हूँ कि जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था तो मेरी स्थिति ये थी कि मुझे कैथेटराइज करने की तरफ जाना पड़ रहा था। यानी कि कई बार मेरी स्थितियों के अनुकूल जो है वो प्रोलॉन्ग कैथेटराइजेशन की बात की जा रही थी, क्योंकि यूरिन जो है वो शरीर का जो फिजियोलॉजी है वो तो सही काम कर रहा है, यूरिन तो बना ही रहा है किडनी, ब्लैडर जो है उसको बाहर नहीं निकाल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो सर्जन्स होते हैं या फिर रोगी के किडनी को बचाने के लिए कैथेटर डाल दिया जाता है। लेकिन मैंने कैथेटराइजेशन को अवॉइड किया और मैंने कुछ दवाइयों को लेकर के और शुरुआत में कुछ मैन्यूवर्स करके अपने यूरिन को बाहर नॉर्मल वे में उसको बाहर निकालना शुरू किया। तो लेकिन उसमें खतरा क्या रहता है कि आपका जो ब्लैडर है वो पूरी तरह से खाली नहीं होता और रेजिडुअल यूरिन ज्यादा बच जाता है, और वो ज्यादा रेजिडुअल यूरिन जो बचता है वो पीछे की तरफ यूरेटर से ऊपर की तरफ आता है, और वो किडनी में बैक प्रेशर से किडनी को कहीं ना कहीं हाइड्रोनेफ्रोसिस करता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जो अधिकांश डेथ होती है, आप पढ़ेंगे, तो वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से नहीं होती है, वो किडनी फेलियर की वजह से होती है। इसीलिए मेरा शुरुआत में हर 15-20 दिनों पर अल्ट्रासाउंड होता था, जिससे कि रेजिडुअल यूरिन देखा जाता था कि मेरा जो है यूरिन कितना बच रहा है ब्लैडर में। तो मैं उसको किसी प्रकार से कोशिश करके जो है वो इस अमाउंट पे रखता था, मतलब मैं उसके लिए एफर्ट करना पड़ता था। यूजुअली जो हेल्दी पर्सन्स होते हैं उन्हें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही रेजिडुअल यूरिन 40 ml 30 ml से नीचे होता है, पर मेरा 160-170 ml बचता था। बाद में वो भी एक प्रकार से जो है उसको एक नॉर्मल ही मान लिया गया, और बार बार उसको हर महीने अल्ट्रासाउंड रिपीट होता था। और अब फिलहाल मैं अल्ट्रासाउंड मैंने कराना छोड़ दिया है, क्योंकि अब मुझे खुद ही पता है कि जो है एक अंदाजा हो जाता है व्यक्ति को कि उसका यूरिन फ्लो कैसा हो रहा है और कितना रेजिडुअल यूरिन बच रहा होगा, ये अंदाजा लग जाता है। क्योंकि आप जितना पानी पीते हैं उसी के रेशियो में यूरिन बनता है, तो जितना आपने पिया और उसमें से कितना निकला पेशेंट के आप अकॉर्डिंग भी मैं कह रहा हूँ, तो उससे आपको अंदाजा लग जाता है। इसलिए बार बार यूरोडायनामिक्स को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत नहीं होती बाद में, क्योंकि धीरे धीरे रिकवरी भी होती है, क्योंकि हड्डी भी धीरे धीरे जुड़ती है, समय लगता है, जो फ्रैक्चर है वो भी जुड़ता है धीरे धीरे। बॉडी इज द बेस्ट हीलर, धीरे धीरे वो नर्व रूट भी हील होती है। लेकिन जो है इसमें सबसे बड़ा जो एक खतरा होता है वो होता है कि अगर बहुत ज्यादा अगर नर्व रूट डैमेज हुआ है तो व्यक्ति में जो है परमानेंटली ब्लैडर जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाता, और स्टूल का भी जो एक प्रकार से खुद नॉर्मली बाहर आना वो नहीं हो पाता, और कई कई बार तो नीचे की तरफ लोअर एक्सट्रीमिटी की पैरालिसिस हो जाती है, या फिर रोगी जो है वो लाइफ टाइम जो है वो ब्लैडर पे या फिर डाइपर पे रहता है। तो शुरुआत में जब ऑपरेशन हुआ था तो शुरुआत में 5-7-10 दिन तक मेरी स्थिति यही थी, लेकिन मैं चूंकि एक चिकित्सक था और मैं थोड़ा सा अवेयर था इन चीज़ों के बारे में, इसलिए मैंने उसको धीरे धीरे एक विल पावर और लगातार फिर प्रोग्रेसिवली उस पर एफर्ट करके, और इसको हम ये कहेंगे कि गॉड ब्लेस, और जो हमारे लोग हैं उनकी दुआओं की वजह से, एक पॉजिटिव घर वालों की मदद की वजह से, चिकित्सा को समय पर लेने की वजह से भी कहूँगा मैं, क्योंकि मेरी इमीडिएट सर्जरी हो गई थी, गिरने के 24 घंटे के बाद ही मुझे इम्प्लांट डाल दिया गया था, तो ताकि जो डैमेज है उसको मिनिमाइज किया जा सके। पर हर रोगी में ऐसा नहीं होता है। दूसरा, जब मैं गिरा था तो मैं होशो हवास में था, और मैंने वहाँ पे जो रेस्क्यू करने वाले थे उनसे आर्ग्यू किया कि आप मुझे ऐसे ही कंधे पे उठा के या फिर दरी में ऐसे करके नहीं ले जाओगे, आप मुझे स्ट्रेचर आएगा, स्ट्रेचर जब तक मुझे नहीं सीधे उस पर लिटाएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये मैंने वहाँ पे इसको रेसिस्ट किया, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम था कि अगर मेरी पोजीशनिंग अगर चेंज होगी तो रहा सहा और डैमेज हो जाएगा। तो इसी वजह से जो है वो, अगर मैं हो सकता है होश में ना होता तो शायद वो मुझे जैसे भी निकाल के सड़क पे ले आते और फिर जैसे तैसे डाल के एम्बुलेंस में ले जाते, पर वो ऐसा नहीं कर पाए, इसीलिए मेरा डैमेज मिनिमाइज हुआ। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, हर मरीज के साथ ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि मरीज जब गिरते हैं कहीं खाई में या कहीं पर भी, तो उस समय जो टीम होती है उसका मेन उद्देश्य होता है रोगी को अस्पताल पहुंचाना। हालांकि जो बहुत अच्छे ट्रेंड पैरामेडिक्स होते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि रोगी को स्ट्रेचर पे सीधे लाया जाए।
तो यहाँ पर मैंने इस बात का ध्यान रखा और मुझे एकदम सीधे ही वहां से निकाला गया और सीधे ही मुझे अस्पताल में पहुंचाया गया, जिससे मेरी डैमेज जो थी वो मिनिमाइज थी। तो इसलिए मेरी डैमेज और ज़्यादा नहीं बढ़ी और मिनिमाइज्ड रही। और साथ साथ में धीरे धीरे बॉडी इज द बेस्ट हीलर। शरीर स्वयं हीलिंग भी करता है और दवाइयाँ उसको सपोर्ट करती है। तो दवाइयाँ सपोर्ट करती है, लेकिन मैं आपके इस लेक्चर के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो हमारे पास इमरजेंसी में जो सर्जरी है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दैट इज द बेस्ट मैनेजमेंट। लेकिन सर्जरी के साथ में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि कोई भी इस प्रकार की सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट शरीर को झेलने पड़ते हैं। फेफड़े को झेलने पड़ते हैं, शरीर के मसल्स को झेलने पड़ते हैं, शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को झेलने पड़ते हैं, जिससे बाहर आने में भी बहुत तकलीफ होती है। यानी आपकी समस्या केवल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नहीं, जो एनेस्थीसिया है उसका साइड इफेक्ट भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। प्लस जब इस प्रकार की कोई इंजरी होती है तो एडिमा डेवलप होता है, उस स्थान में उसके आसपास के हिस्से में शोथ उत्पन्न होता है। अगर आप मेरी पहली रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें कॉर्ड एडिमा साफ दिखता है। यानी कि साथ साथ आपकी जो हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो इतने झटके उसको लगे हुए होते हैं कि उसका एक अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। इसके अलावा जब सर्जरी की जाती है तो ऐसे में पहले जो था वो रोगी को लिटा के रखते थे कई महीनों तक और उसके ऊपर प्लास्टर कर देते थे। शरीर में अंदर अपने आप जो भी हड्डी जुड़ती थी, जैसी टेढ़ी मेढ़ी, वो जुड़ जाती थी, क्योंकि वहां पे कोई बांस की खपच्ची या कोई इस प्रकार का कोई लगाने का पहले कोई साधन नहीं था। या फिर ऑपरेट भी करते थे तो केवल वो फिंगर से मैनुअली वो उसको फिक्स करते थे। लेकिन आजकल जो है वो इम्प्लांट आते हैं, जिसमें जो मेरी L1 वर्टिब्रा का फ्रैक्चर था तो मेरा 12th थोरेसिक वर्टिब्रा, L2 वर्टिब्रा, L3 और L4 इनमें स्क्रू लगाया गया और इम्प्लांट से L1 वर्टिब्रा को फिक्स कर दिया गया, एक सपोर्ट दे दिया गया। बेटा, सपोर्ट देने से ये हुआ कि मैं तीसरे दिन ही, ऑपरेशन के तीसरे चौथे दिन ही मुझे उन्होंने खड़ा कर दिया और मैं चलने लग गया। तो ये आज की मॉडर्न सर्जरी की ये पॉजिटिव चीज है। लेकिन क्योंकि ये एडिमा को सबसाइड करने के लिए और एनेस्थीसिया के बाद, सर्जरी के बाद जो होने वाले पेन, दर्द को सहने के लिए इतने हेवी डोज में एनाल्जेसिक्स और सिडेटिव मेडिसिन चलाई जाती हैं, जिसका अपना एक साइड इफेक्ट होता है। स्टेरॉइड चलाए जाते हैं जिसका अपना एक साइड इफेक्ट होता है, जिससे भी बॉडी को बाहर आना होता है। दूसरा, आप इन सारे प्रोसेस को करने के दौरान कोई भी सर्जन आपको अलाउ नहीं करता कि आप किसी आयुर्वेदिक मेडिसिन या कोई इस प्रकार की आयुर्वेदिक एनाल्जेसिक्स मेडिसिन को आप लें। तो आप उनसे आर्ग्यू भी नहीं कर सकते। फिर मेरा जो था, मैं एक 15 दिन के बाद अस्पताल से घर आ गया था, लेकिन 15-20 दिन के बाद मैं एक्चुअली जब हॉस्पिटलाइज था तो जो ड्रेसिंग होती थी वो बेड पे ही होती थी और स्वेटिंग बहुत होती थी। तो मुझे लगता है कि बाहर से स्वेट के थ्रू हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो था वो जहाँ पे स्टिचेस की गई थी, स्टिचेस जहाँ से काटा गया था वहां से एक जगह बन जाती है, थोड़ा सा गैप बन जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से हीलिंग नहीं होती है। बाद में वो धीरे धीरे अपने आप ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में वो हीलिंग हो जाती है। वहां से कोई इन्फेक्शन जो है वो अंदर सबक्यूटेनियस या फिर इन स्किन से एक इन्फेक्शन अंदर चला गया, जिसका पता नहीं चला। घर में आने के बाद जब एक दिन सोया हुआ था मैं, तो सुबह उठा तो मेरे पूरा जो है येलो कलर से पूरा मेरा जो बनियान थी वो पूरी गीली थी। तो फिर देखा गया तो वो पस डिस्चार्ज हो रहा था, जो जहाँ तक मेरा ख्याल है जो D12 वर्टिब्रा पे जो स्क्रू लगाया था उस स्क्रू से, यानी पहले स्क्रू से। फिर बाद में इस बात को हमने बताया तो एकदम से उस पर सीरियसली उसको लिया गया और उस जो स्टिच था उसको वहीं से हल्का सा उसको डायलेट कर दिया गया और वहां से अंदर जो है वो जो है ये अपना नॉर्मल सेलाइन और तमाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये सब डाल के अंदर उसको एकदम प्रेशर से उसको धोया गया, एक प्रकार से समझिए। क्योंकि इम्प्लांट के स्क्रू में इन्फेक्शन पहुंचने का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे वो पूरे इम्प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है और फिर एक बहुत बड़ी समस्या डेवलप हो जाती है कि इम्प्लांट को ही निकालना पड़ जाता है। तो जिस पर्पस के लिए इम्प्लांट लगाया गया था कि वो फ्रैक्चर्ड पार्ट को सपोर्ट दे, वो तो पूरा हो नहीं पाएगा। तो फिर ये रोगी के लिए भी बड़ी समस्या हो जाती है और चिकित्सक के लिए भी बड़ी समस्या हो जाती है और फिर से एक सर्जरी की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो बड़ी स्ट्रेस वाली कंडीशन हो गई थी और मैं लगातार हॉस्पिटल जाता था और लगातार अपनी ड्रेसिंग कराता था प्रॉपरली।
और फिर एक हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स चलाई गई थी ताकि वो जो इन्फेक्शन जो दिखा था कल्चर में उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो बाद में वो स्टराइल हो गया वो जो इन्फेक्शन था, यानी कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन उस बैक्टीरिया महाराज ने जो था वो स्क्रू के चारों तरफ के जो मसल्स मांस था उसको खा गया। वो स्क्रू के चारों तरफ उसने मसल को खा लिया। तो खाने से वहां क्या बन गया, उसके चारों तरफ एक हॉलो स्पेस बन गया। अब उस हॉलो स्पेस में जो एक्स्ट्रा हमारे सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है, या हम कहें कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड आता है वो धीरे धीरे सीरस फ्लूइड के रूप में वो उस स्पेस में, यानी स्क्रू के चारों तरफ बने हुए स्पेस में कलेक्ट होने लग गया। तो बड़ी मुसीबत हो गई। फिर प्रेशर ब्रैंडेज से दबा के अंदर ताकि वो स्पेस खत्म हो जाए। बहुत दिनों तक प्रयास किया गया, उसमें बड़ी वेदना होती थी क्योंकि वो फ्रैक्चर पार्ट के ठीक ऊपर था। तो कई बार बहुत तकलीफ होती थी मुझे, लेकिन कमोबेश वो लास्ट तक में वो सीरियस जो स्पेस था वो खत्म नहीं हो पाया। तो अब उसके लिए फिर सर्जन ने बताया कि अब इसको ऑपरेट ही करना पड़ेगा, और इसको ऑपरेट करके हम इसके अंदर स्टिच लगाएंगे और इस हॉलो स्पेस को मसल मास से बंद कर देंगे। यानी एक प्रकार से दोबारा से सर्जरी 10 मार्च को एक प्रकार से सर्जिकल प्रोसेस में मुझे जाना पड़ा, जिसमें फिर से जनरल एनेस्थीसिया का साइड इफेक्ट और फिर से वो हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक, फिर अंदर से स्टिचेस लगाना, ये सब आपका एक समय होता है जो आपको ये सब चीजें झेलना पड़ता है। बाद में जो था वो धीरे धीरे बाद में जब अल्ट्रासाउंड या फिर और भी तमाम MRI हुए तो उसमें दिखा कि वो हॉलो स्पेस कम हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत तो था ही वो। लेकिन अब वो शायद, मुझे लगता है कि अब वो शायद नहीं होगा, क्योंकि अंदर मसल मास जो है वो धीरे धीरे उसको जो नई मसल बनती है वो, उसको जब आप मसल को अगर आप कहीं पर भी नजदीक में दो मसल्स को जोड़ देते हैं तो नेचुरली वो आपस में जुड़ जाती है, मिल जाती है। ये एक स्वभाव होता है, अपने शरीर में भी देखा होगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ। फिर वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो शायद वो स्पेस खत्म हो गया होगा। और उसके बाद से फिर एंटीबायोटिक्स के इतने सारे साइड इफेक्ट होते हैं कि मुझे एपेटाइट खत्म हो गया था मेरा, मतलब बहुत ही दिक्कत हो गई थी, खाना देख के एलर्जी होती थी। तो फिर मैंने आम पाचक वटी जो है उसको 10-10 गोलियां मैंने लेनी शुरू करी। मुझे समझ में आ गया कि ये एक प्रकार से आमावस्था डेवलप हो गई है एंटीबायोटिक्स की वजह से। तो फिर मैंने आम पाचक वटी से स्टार्ट किया, और फिर मैंने धीरे धीरे, पहले मैं ये सारी दवाइयाँ आयुर्वेद की नहीं खा रहा था क्योंकि बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही थी, एंटीबायोटिक्स भी चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंने जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन पे मैं शिफ्ट हुआ। तो फिर मैंने लाक्षादी गूगल कंटिन्यू लेता रहा। मैंने अभी आपको बताया था हट जोड़ का जो टैबलेट है वो कंटिन्यू लेता रहा। मैं जो है इसके साथ साथ में मात्रावस्थी जब से शुरुआत में 30 ml से स्टार्ट करी, क्योंकि रिटेन नहीं कर पा रही थी। बाद में 60 ml तक, इवन 100 ml तक भी मैंने मात्रावस्थी ली। 60 ml उसकी ऑप्टिमम मात्रा है, लेकिन मैंने थोड़ा बढ़ा के ही लिया। 100 ml भी मैंने रिटेन किया। जब मैं काल वस्ती ले रहा था तो 100 ml की मैंने जो है अनुवासन वस्ती ली थी। तो कुल मिला के 100 ml तक वो रिटेन करने लग गया था। और जहाँ हमने निरूह वस्ती ली, लोगों ने सवाल किया, कई लोगों ने सजेस्ट किया कि आप निरूह मत लीजिए, निरूह आपको तकलीफ करेगी, क्योंकि वात को बढ़ा देगी, ये इस तरह की भी बातें आई थी। पर जो निरूह में जो यापनावस्थी के घटक द्रव्य हैं उसमें जो जो द्रव्य थे वो सब वात सामक थे। और फिर मैंने ये देखा कि उसमें जो हम मिलाते हैं माक्षिकम लवणम तैलम कलकम क्वाथम इति क्रम आवापम इति क्रमात्, तो इस क्रम में जो हम मिलाते हैं तो तेल की मात्रा आप थोड़ी सी बढ़ा दीजिए अगर, तो वो एक प्रकार से मधु है, सैंधव है, स्नेह है, तो स्नेह की मात्रा थोड़ी सी अगर आप बढ़ा देते हैं तो रुक्षता को कम कर देती है। तो हमने इस प्रकार से निरूह वस्ती भी ली, और उसका लाभ वस्ती का कोर्स कंप्लीट करने के बाद साफ साफ दिखा। जब आप वस्ती कंप्लीट कोर्स कर लेते हैं तो फिर एकदम से समझ में आता है कि कितना लाभ करती है। वेदना का एकदम से समन हुआ, और जो मुझे राइट और लेफ्ट मुड़ने में भी तकलीफ होती थी वो भी तकलीफ कम हो गई। उसके बाद मैंने जब ये यापनावस्थी का कोर्स कंप्लीट किया, यानी कि अनुवासन और निरूह, उसके बाद मैं गाड़ी भी ड्राइव करने लगा। यानी कि मैं इस वक्त इंडिपेंडेंटली गाड़ी ड्राइव कर सकता हूँ, कहीं जा सकता हूँ किसी के पास, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। और अब जो समस्या है वो ऐसी नहीं है, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। अब थोड़ी बहुत जो चीजें हैं नर्व से रिलेटेड वो धीरे धीरे ही जाएंगी, वो साल भर तक उसमें समय लगता है। लेकिन ओवरऑल हम ये कहें कि हम अपने आप को जो है आज से 3 महीने पहले देखते हैं और अभी देखते हैं, तो आयुर्वेद की चिकित्सा ने
बहुत बड़ा रोल अदा किया। जी आरसीए जी। यस सर। सर कुबेराक्षवटी में लताकरंज है, हिंगू है, शुंठी है हाँ और काला नमक है हाँ और उसको लहसुन से वरस की भावना दी गई है। तो वो लताकरंज भी एक प्रकार से शूल का भल्ला तक प्रशमन। नहीं है, आप ये बताइए आप। भल्ला तक नहीं है सर, भल्ला तक गला तक नहीं है। नहीं है, तो ये मैं लहसुन मुझे सरस की मालूम नहीं भावना है। है, लहसुन की। अगर इसमें भल्ला तक नहीं है तो फिर इसमें जो है वो इसमें, क्योंकि मैं इसके बारे हिंगू, में बहुत इसका इंग्रेडिएंट शुंठी और जानता नहीं। हिंगू जो आम पाचन भी और ये भी करेंगे सर, वात शमन शुंठी भी जो है वो करेंगे। अग्नि दीपन का काम करता है हाँ, और आम पाचन का भी काम करता है। और जो आपने एक और क्या बताया इसमें, सागर लहसुन, गोटा, लताकरंज, लताकरंज, और लहसुन भी है, रसून भी है। लहसुन की स्वरस की भावना है इसमें। हाँ, तो एक्चुअली लहसुन भी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ आपने देखा होगा तेल को पकाते भी हैं, तो लहसुन हम्म, और जीरे में पकाते हैं। डालते हैं। तो ये कुल मिला के जो था, मैं सोच रहा था इसमें वो भल्ला तक नहीं है, तो इसका नहीं, मतलब है कि फिर ये वेदना, अग्निदीपन और वेदना शमन का काम करता है। तो इसका मतलब है कि मुझे एक भल्ला तक का योग अभी लेना है, तो वो मैं विस्तेंदु वटी मंगाऊंगा जी। ठीक है, हाँ, धन्यवाद, बहुत ये अच्छा आपने। जी। ये आरसीआई जी, डॉक्टर मीरा मैम एंड काफी संगीता उष्ण मैडम वीर्य ने भी किया होता है है। सर। मीरा जी, डॉक्टर मीरा, संगीता मे- मैडम बोलिए। मेरे को उसका इंग्रेडिएंट इतना मैंने उसका इंग्रेडिएंट हाँ देखा ही नहीं था, सर, आप क्योंकि अगर वीडियो वैद्य खोले अभियुक्त तो ठीक पाठक जी ने लगेगा सभी कुबेर को, वटी भेजा था अगर मुझे, आप और आपने कंफर्टेबल हो तो। विराक्ष बेटी भेजा था। तो हम्म, मुझे लगा कि कुछ ऐसा योग होगा जो नर्वस सिस्टम पे काम करता होगा, ये सोच के मैं उसको ले रहा था। हो शूल सकता है कि प्रशमन के लिए ही है सर, वो शूल प्रशमन के लिए है। हाँ, तो शूल प्रशमन में बढ़िया काम कर रहा है वो। यस, ठीक है यस। अर्षिया जी। और ये जो अपना भल्ला तक का योग होता है अर्षिया जी, ये भी बहुत अच्छा होता है, जो न्यूरो एनालिसिस का काम करता है। विस्तृत वटी है जैसे, इस तरह के योग भी काफी अच्छा काम करते हैं जी। यस हाँ सर, संगीता विष्णु मैडम फोर्टी तो बोलिए। अच्छे नर्वाइन प्रॉब्लम के लिए। जी। क्योंकि मैं विस्तृत वटी लेने की सोच रहा था, फिर मुझे लगा कि शायद इसमें भल्ला तक पड़ा हुआ है, तो इसलिए फिर मैंने उसको मंगाया नहीं। यस एनीवे सर, चलिए। यस। सर गुड इवनिंग, नमस्ते। गुड इवनिंग संगीता जी, कैसे हैं आप? सर आप कैसे हैं? गॉड ब्लेस यू सर। हम तो बढ़िया है, आपके साथ वहाँ नागपुर में भ्रमण हुआ था ना। जी सर, वही तो सोच रहे थे कि कितने फिट और कितने हेल्दी सर, और ऐसा नहीं, अभी भी बहुत समय फिट है, आ ऐसा गया। कुछ नहीं है, अभी भी फिट है। अभी क्या कहते हैं ना, जो गॉड, जो ऊपर वाला जो करता है वो जो है उसको थैंक कहना चाहिए, क्योंकि वो उसने तो है, वो तो है। फ्री छोड़ दिया, क्योंकि जितने लेकिन आपने जो जर्नी बताई आपके इंजरी की, एक्सीडेंट की, अरे बाप रे। हाँ, इतना सब एक्सीडेंट कुछ की इंजरी सहन। में जो होता है फेटल 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 होती है, व्यक्ति की मौत हो जाती है, व्यक्ति नहीं जीवन सर। से हाथ धो देता है, या फिर ताउम्र के लिए दिव्यांग हो जाता है, यानी हैंडीकैप हो जाता है। तो वो सब कुछ मुझे नहीं हुआ, बस थोड़ी सी समस्या तो थी कि कर्मा, pending। कर्मा की भी कुछ थ्योरी होगी ना सर? तो ये कर्म की थ्योरी थी, क्योंकि हम्म, जो है कर्म अच्छे थे हमारे, और वही जो होता तो। वहां पे लोग जो थे, जो ऊपर जा रहे थे, उन्होंने भी देख लिया, हम्म, वरना अगर मैं आपने वहां पे अगर कोई इतने सारे देखता लोगों नहीं को तो मैं। मर्मा थेरेपी से जो हील किया हाँ, है, और मर्मा तो उसका मर्मा कुछ की तो बात गिनती बताऊं तो नहीं। मर्मा की भी बात बता देता हूँ आपको। तो शुरुआत में, चूंकि मैं मेरे अगर आप शुरुआत में मेरी बात सुनेंगे तो, अगर मैंने शायद क्लिनिकल आयुर्वेद एक संभाषा है वैद्य जी की, वहां पे मैंने शुरुआत में मेरा आप देखें तो मैंने बड़ा उस वक्त बड़े असमंजस में था, क्योंकि मैं जब, मेरा अपना एक सिद्धांत है, जब आप रोगी हो तो आप अपने आप को चिकित्सक से भूल जाओ। इसीलिए यस, आरसीआई जी, मैंने अभी ये तक देखना, मतलब मुझे लगा, किसी ने बात करी, किसी ने बोला कुबेराक्षवटी शूल प्रशमन करती है, तो मैंने लिया। मैं ये बात अपना ब्रेन लगाता ही नहीं वहां पे, क्योंकि एक अच्छा पेशेंट होना बहुत जरूरी है, अगर आपको सही होना है तो। अगर मैं हर बराबर। चीज में अपना दिमाग लगाऊंगा तो मैं एक अच्छा रोगी नहीं बन सकता। इसलिए ना, यस। मैं जब मुझे सर्जरी की जा रही थी, तो फिर मुझे याद है नर्सिंग स्टाफ से मैंने पूछा था कि ये जो सर्जरी होगी इसका कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है? तो वो बोली ये तो सर्जन ही बताएंगे, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं सर्जन से पूछूं कि इसका क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये बेहतर है आप जिस चिकित्सक से इलाज ले रहे हैं आप उसको अपना समर्पित कर दो। नहीं, अगर यस, कई बार ऐसा होता है कि आपका समर्पण घबराने लगता है, जब आपकी दोबारा दोबारा सर्जरी लगता है कि यार पता नहीं क्या किया इसने, जो मेरा इम्प्लांट इन्फेक्ट हो गया। लेकिन आपको ओवरऑल अपने आप को जो है, अपना अपना चिकित्सकीय जो कौशल है उसको वहां नहीं दिखाना चाहिए। तीसरी चीज जो है मर्म चिकित्सा की बात है, तो मैं खुद का मर्म करना मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी है। तो मैंने अपने बेटे को बुलाया और बेटे से मैं मर्म उत्प्रेरण कराता था, ये या फिर पत्नी कर, खुद से नहीं करता था अपना स्व मर्म उत्प्रेरण।
क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे अंदर नेगेटिविटी है, इस समय में नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि मेरे को इंजरी हुई है और मेरा मर्माघात हुआ है। निश्चित रूप से आरसीए जी मर्म तो पढ़ा होगा आपने, तो उसमें हमारे जो ये मर्म होते हैं ये कहीं ना कहीं बृहति मर्म और कहीं ना कहीं ये नीचे की तरफ जो हमारा नाभि मर्म है मणिपुर चक्र के आसपास के हिस्से में ये इंजरी हुई है। तो ऑब्वियसली सी बात है ये हिस्से बहुत वाइटल होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब कोई ऐसा हिस्सा मर्माघात होता है तो वहां पे नकारात्मक ऊर्जा होती है, और नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता भी लाती है, ये 100% होता है। इसलिए उस नकारात्मकता से बाहर आकर के उस बॉडी को सही करना, तो ना तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको मैंने यहाँ पे जो भी दवाइयाँ भेजी गई, बहुत सारी दवाइयाँ, वैद्य अरविंद पाठक जी का भी बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने तुरंत मुझे दवाइयाँ भेजी, वैद्य शिल्पा एरमे जी ने भी भेजी। फिर मैंने चयन किया उनमें से, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ हो जा रही थी, और फिर मैंने केवल इतना देखा कि उसमें से कौन सा दवाई मैं अभी ले सकता हूँ क्योंकि उससे मेरा डाइजेशन भी ठीक रहे और सब ठीक रहे। इतना ही मैंने उसमें अपना ब्रेन लगाया, और बाकी मैंने जो दवा जैसे बताई थी वैसे ही ले रहा हूँ मैं। तो मैंने आज तक मात्रावस्थी नहीं ली थी, ना आज तक मैंने कोई काल अवस्थी ली थी, क्योंकि स्वयं को कभी ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। ना मुझे इन चिकित्सा देने थेरेपीज देने के लिए कोई एक्सपर्ट था, मेरी पत्नी सबसे सभी उसी ने दी। तो कोई मैंने ये भी नहीं सोचा कि इससे कोई व्यापद हो सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो कॉन्फिडेंस जो होता है, आप जिस पे भी चिकित्सा ले रहे हो, आप चाहे कोई वो आपका वैद्य हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हो, आप जब रोगी हैं तो आपको रोगी की तरह से ही चलना है। तो इसलिए मैंने उसको ऐसी तरह से लिया, और इसी वजह से शायद जो है मेरी रिकवरी हो रही है। जी डॉक्टर साहब। हाँ सर, ट्रस्ट आपका बड़ा ट्रस्ट के स्ट्रगल भी ऊपर है। ही ट्रस्ट जरूरी है कौन से भी ट्रस्ट इसमें। जरूरी है। ये हमने ये भी नहीं देखा कि हमारे दिमाग में, देखिए क्या होता है आरसीआई जी, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दिमाग में ये आ गया कि कुबेराक्ष वटी जो है वो न्यूरो एनालिसिक, तो मेरे दिमाग में ये बात आ गई ना, तो अब वो मुझे काम करने लग गई। तो ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। अब मुझे ये पता चला कि उसमें बल्ला तक नहीं है, लेकिन वो प्रभाव जो मिल सर रहा था वो वेदा सवन का मिल रहा था। मुझे लग रहा था ये देखिए सर, लहसुन और इसका हींग था ना प्रभाव है। सर। लहसुन सर वो बहुत एक्चुअली अच्छा। कुचला होता है, विष तिंदुक वटी में कुचला होता है, हाँ, वो विष कुचला तिंदुक जो है वटी वो कुचला में है, नर्वाइन कुचला पे होता है। हाँ, तो कुचला मैं भला तक नर्वाइन पे सोच बहुत रहा था अच्छा कार्य इसमें विष करता है और तिंदुक वेदना वटी शामक में होता है कुचला है, कुचला, हाँ कुचला नर कुछ। न्यूरो एनालिसिस हाँ का काम करता है। यस करेक्ट, राइट, जी आपने जी सही करेक्ट किया इसको। वो बहुत वो अच्छा एक कुचला मैंने। जो होता है, वो मैं उसका कुचला का योग मैं ढूंढ रहा था एक्चुअली। अब मैं सही बताऊं तो हम्म आपको, हम्म कुचला जो हम्म होता है वो न्यूरो एनालिसिस का काम करता है। ये कि जी हम लोग काय वो चिकित्सक हैं, नर्व पे भी पंचकर्म कार्य वाले हैं करता ना, है और वेदना भी तो शमन करता है मेडिसिन के जी। फॉर्मुलेशंस पे उतना ध्यान नहीं देते। तो लेकिन ये है कि कुचला जो है वो विस्तिंदुक वटी में, आपने बिल्कुल सही कहा, और वो जो है वो न्यूरो एनालिसिस का काम करता है। तो वो मैं उसको लेने की मैं सोच रहा हूँ, लेकिन तब मुझे लगता है कुबेराक्ष कि ये वटी जनरली उसमें कुबेराक्ष वटी भी शूल प्रशमन कर रही है, तो वही प्रभाव यस वहीं कर से रहे मिल गया मेरे को। अच्छा, इसका कुचला का एक चीज है, कुचला के जो योग होते हैं वो बड़े उष्ण होते हैं, और कई बार लोग उसको नहीं भी ले पाते हैं, बड़ी तकलीफ हो हाँ जाती है लेने वातशम। पर वालों ये को। ना हाँ सर ये भी अश्वगंधा बहुत के उष्ण है साथ लेना है कुबेराक्ष आपको भी। ना, अश्वगंधा हाँ के साथ और घी के साथ लेना है विष सिंधु पट्टी को, तो हाँ कुचला का हाँ, प्रभाव तो कम हो विस्तिंदुक जाता वटी है। तो मैं अभी ले ही नहीं रहा हूँ, इसलिए विस्तिंदुक हाँ वटी तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ। मुझे जब कुबेराक्ष वटी काम कर रही है तो मैं हाँ क्यों बस। जाऊँ विस्तिंदुक वटी लेने यस के सर, लिए। बिल्कुल। यस सर, लेकिन मीरा मैं मैडम बीच में बोलिए, सोच रहा डॉक्टर था। मीरा, नीतूशी बोलिए बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्ते आप सबको कब आ जी। रहे हैं वैराग, हम राह देख रहे हैं आपकी। हम आएंगे, अभी हमें अभी थोड़ा सा और स्वस्थ हो जाएं, फिर उसके बाद हाँ आएंगे, हाँ जरूर आएंगे जी। हाँ, कॉन्फ्रेंस में भी आना बाकी है आपका। पक्का 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 आएंगे, जरूर आएंगे, हाँ जरूर और आएंगे। जब आना सर था वहाँ पे हमें, हाँ पर उस वक्त, अब ये उस वक्त क्या था कि आप समझिए कि मैं उस वक्त जब आपका एक कॉन्फ्रेंस था वहाँ पे मेडिकल हाँ कॉलेज में, हाँ उसका हाँ हाँ ठीक 1 महीने पहले ही मेरे इतना एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं उस वक्त तो किसी भी हाल में कहीं मूवमेंट करने की स्थिति में नहीं था। हाँ और मैडम अब ने धीरे बोला धीरे था जो ये। है, अभी धीरे धीरे अब मैं गाड़ी वाड़ी थोड़ी बहुत चलाने लग गया हूँ। हाँ 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 अब हाँ ये है कि धीरे धीरे अब आदमी गाड़ी चलाने लगता है तो फिर क्या होता है कि वो कहीं भी आ जा सकता है, तो थोड़ा बहुत ये कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है बट डेफिनेटली। धीरे हाँ धीरे हाँ ही करना चाहिए सर, मतलब आराम से जैसे ऐसे करके थोड़ा सा हाँ जी, स्टेप बाय बिल्कुल स्टेप। आराम से करना चाहिए, क्योंकि जो है कि आपको जो है वो, ये जो एक प्रकार से ऊपर वाला भी कहता है कि बेटा थोड़े दिन आराम करो,
और आराम की ठीक है, जरूरत जो है। मतलब जो भी है, बट एक उस इस स्थिति से बीच भी में हमने पॉजिटिव लेना पढ़ाई चाहिए। लिखाई को एक साइड में कर दिया, और इस बीच में हाँ मैंने वो सारे, आपको समझ लीजिए, काम जो कभी नहीं किए थे, मैंने यूट्यूब पे सारे सारे वीडियोस देखे, मैं सारे आपको प्रोग्राम्स देखता हूँ, जो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं ये भी सब अच्छी देखता हूँ, बात है। क्योंकि किताब मैं, क्योंकि इतना कोई वही था ही नहीं कि दिमाग जो हाँ है वो पूरी तरह से डाइवर्ट करने के लिए। आप, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी अमिताभ बच्चन की, जो सर पुरानी पुरानी, हाँ, ये सब सेल्फ समय टाइम में भी आता है जरूरी है ना सर, सेल्फ टाइम मनोरंजन। मिला और आपको। अभी, हाँ, तो बीच में मैंने एक जो था वो नाड़ी का अभी एक सत्र लिया मैंने, तो वो मैं हाँ हाँ बड़ा हाँ बिना कोई भी चीज आप पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत खुद भी सब्जेक्ट के टच में रहना पड़ता है, तो मैं 4 महीने से हाँ पढ़ाना और ये सब छूट गया था मेरा। जब मैंने वो हाँ लेक्चर लिया तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यार ये तो मुझे पूरा ही अभी भी वैसा ही है ना। और फिर मैंने एक सेशन जो है वो, एक तो नेपाल में एक सेशन मर्म का लिया मैंने, तो मुझे लगा कि यार मर्म भी मुझे सब कुछ वैसे ही है, क्योंकि हाँ जब हाँ आपकी कोई इस तरह के ट्रॉमा से निकलते हैं तो सब चीजें, आप जैसे कि मुझे यही याद नहीं है कि ये अभी जो आरसीएस जी ने याद दिलाया कि अब सिंधु कोटी में कुचला है, बिल्कुल ये तो पीजी का सवाल होता था, स्ट्रिक्नीन होता है, पर अब वो सब चीजें ना अभी हाँ थोड़े से आउट हो गई। तो जैसे जैसे आदमी धीरे धीरे आएगा तो वैसे वैसे वो सब चीजें तो फिर ट्रैक पे आ जाएंगी। तो अभी पहले आपको कुछ नहीं होगा सर, आपको यहाँ शरीर आना सबसे है बड़ी इम्पोर्टेंट महाराष्ट्र में। होती है, हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यस। और जब आपका हेल्थ ही नहीं रहता है तो फिर आप सब चीजें आपके लिए बीमारी हो जाती है। तो सब फिर आयुर्वेद क्या है, फिर ये एलोपैथ क्या है। कभी कभी तो ये होता था कि यार ये इतनी सर्जरी कर दी तो भी सब तब दर्द वैसे ही हो रहा है, चल हम पा नहीं रहे हैं, ब्लैडर हमारा इसलिए वो आउट नहीं हो रहा है, स्टूल हमारा हो नहीं। तो कभी कभी लगता था कि ये क्या है, मैं डॉक्टर से कहता था कि क्या आपकी जो मेडिसिन है क्या मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव नहीं कर सकती है, कई बार मैं कहता था। लेकिन अंदर से मुझे मालूम था कि वो बेचारा क्या करेगा जब नर्व ही कंप्रेस्ड है, जब वायर ही कंप्रेस्ड है या वायर ही आपकी जो है पार्शियली इंजर्ड हुई है, तो उसमें जो है एलोपैथिक सर्जन भी क्या करेंगे, वो तो टाइम लगेगा ही लगेगा उसमें, इट विल टेक टाइम। तो उसको हम टाइम तो, लेकिन जो रोगी होता है ना वो तो अपने आप को सोचता है कि यार नहीं नहीं, मैं तो पहले जैसा ही था, 7 15 16 तारीख से, जैसे अचानक से क्या हुआ। कई चीजें तो आपको एलोपैथिक एक्सेप्ट करने में देर लगती है सर, ये सब चीजें हाँ, एक्सेप्ट नहीं टाइम हो पाती है। आयुर्वेद में क्या काम करेगा, आयुर्वेद पे भी भरोसा खत्म हाँ होता है। लेकिन जब धीरे टाइम धीरे लगता है आप सर। थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने लगते हैं तो फिर धीरे 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 आप फिर आपका हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर आप धीरे धीरे फिर आपको उसमें, तो ये ज्यादा समय नहीं लगा मुझे, तकरीबन 2 महीने में मैं फिर अपने ट्रैक पे, मैं आयुर्वेद पे आ गया था। और ये आयुर्वेदिक मेडिसिन भी मुझे वैद्य वैद्य लोगों ने प्रोवाइड की है, और मैं वो ले रहा हूँ, ब्लाइंडली ले रहा हूँ, मैं उसमें अपना कोई ब्रेन नहीं लगा रहा हूँ जी। मैंने हाँ इवन उसका इंग्रेडिएंट्स भी नहीं देखा। किसी ने मुझे ऑयल भेजा तो मज्जा सिद्ध तेल है, तो मैंने ये सोच के मज्जा है इसमें तो ये काम करेगी। किसी ने क्षीर बला तेल भेजा तो फिर मैंने क्षीर और बला आदि से सिद्धित तेल है तो काम करेगा। एक वैद्य जी हैं, उन्होंने क्षीर बला कैप्सूल भेजा तो वो भी खा रहा हूँ मैं। नहीं सर, वो भी हठजोड़ बेस्ट है, आवर्ती वाली जो है ना 101, वो बेस्ट है सर, उसको कंटिन्यू करिए आप, शिरबरा 101। और कर रहा हूँ कंटिन्यू, आज हाँ मुझे वो लगभग सारे इसके लिए सर, न्यूरोजेनिक पेन के लिए, बल 3 महीने के लिए, हो गए मसल मुझे के वो लिए, लेते हुए, बहुत 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 महीने हो अच्छा गए है वो। 3 महीने यस हो गए। यस, नीतू जी बोलिए बेटा। बोलिए आरती जी, माधुरी जी, जी, बोलिए आपको बोलिए, जिसको कैलाश कोई जी सवाल बोलिए हो, सर। गुड बोलिए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपने जो यातना बस्ती का बताया उसमें आपने अनुवासन बस्ती किस चीज की ली थी? अनुवासन वस्तु तो क्षीर बला तेल की ही ली मैंने, और हाँ यातना अवस्थी में जो द्रव्य थे ना वो एक तो लघु पंचमूल है, उसमें गोक्षुर है उसमें, और उसकी 1 मिनट वो लाना, तो मैं आपको घटक द्रव्य मैंने बता देता हूँ उसका। तो घटक द्रव्य हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने जो है शेयर किया था, आप उसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा है। अ, उसको कैसे बनाया मैंने वो भी बताता हूँ आपको। बनाने तो लोग बनाया तो हमारी वाइफ नहीं था, लेकिन मैं आपको उससे घटक द्रव्य आपको बताता हूँ। आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, आपके पास ऐसे कोई मरीज जो भागने के आए हैं, अस्थि भागने के आए हैं, या फ्रैक्चर के आए हैं, या वर्टिब्रल फ्रैक्चर के आए हैं, तो आप उसमें ये जो है इनको आप प्रयोग कर सकते हैं। काफी अच्छा अच्छा योग है ये। इसमें मैं आपको 1 मिनट शेयर कर रहा हूँ, हमने फॉरवर्ड किया था। कैलाश सर जी नमस्ते। इसमें आप सर नोट कर लीजिए, इसमें जो है एक तो मुस्तक है, बला है, रासना है, खत पंचमूल है, पाठा है, गोक्षुर है, एरंड मूल है, और निर्गुंडी है।
इन सर सबको सारे सम अच्छे मात्रा द्रव्य में, है। इन्हें सबको सम मात्रा में लिया। ये आरसीआई जी आप भी नोट कर सकते हैं। इनका काढ़ा बनाया हमने, और बोला रासना पंचमूल एरन गोक्षुर, जी जी जी, Yes. ये सब सम मात्रा में इक्वल पार्ट में लिया, और इनको 60 ml शहद, और इसी में स्नेह में धानवंतर तेल लिया। धानवंतर तेल भी 60 ml लिया। धानवंतर तेल की मात्रा आप थोड़ी बढ़ा सकते हैं, 100 ml तक भी कर सकते हैं, लेकिन हमने 60 ml लिया। 60 ml जो है बराबर मात्रा में शहद और तेल स्नेह की मात्रा बराबर रखी। सैंधव लवण 10 से 15 ग्राम आप ले सकते हैं इसमें। ये हमने जो है, आप सैंधव लवण को अच्छी तरह से शहद में मिक्स कर लीजिए, और फिर उसमें जो है वो स्नेह मिला दीजिए 60 ml। फिर कल्क द्रव्य जो है वो भी बता देता हूं मैं आपको। कल्क द्रव्यों में मदन फल लिया, और ये शतपुष्पा लिया, और मधुक लिया, यष्टि मधु। तो ये कल्क द्रव्य लिए, कल्क द्रव्य का कल्क बनाया। तो मधु और सैंधव को अच्छी तरह से मिल करके जो है, और स्नेह को फिर आराम से तेल को मिला करके, फिर कल्क, और फिर जो है उसमें क्वाथ मिला करके बढ़िया सा आपने वस्ती द्रव्य बनाया। और फिर हमारे पास वस्ती नेत्र नहीं था, तो ये छान करके इसको फिर जो एनिमा पॉट होता है, जो नेचुरोपैथी वालों का आता है, उससे जो है उससे दिया। तो मैं पहले दिन 450 ml मैंने अनुवासन वस्ती का चतुर 4 गुना, ये अनुवासन वस्ती मैंने 100 ml ली थी, तो मैं 400 ml ये क्वाथ की बस्ती लेने का मैंने सोचा। तो 400 ml डाला भी, दिया भी गया, लेकिन मुझसे 100 से 150 ml बाहर आ गया, रुका ही नहीं अंदर। तो फिर अगले दिन फिर हमने उसको घटा दिया मात्रा, 350 ml मैंने जो है ये जो निरूह बस्ती है ये ली, क्योंकि 4 गुना होता है जो है अनुवासन से 4 गुना, या फिर हम यूं कहें कि जितना आप निरूह दे रहे हैं उसका चतुर्थांश जो है आप अनुवासन देते हैं। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन किया था, लेकिन थोड़ी बहुत आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं रोगी के अनुसार, धारण के अनुसार। क्योंकि ऐसा हुआ था कि, प्रणाम आरती जी, ऐसा हुआ था कि जब 350 या 400 ml लिया, तो इमीडिएटली वो बस्ती लिया नहीं कि जाना पड़ा। तो ये भी ठीक नहीं होता। बस्ती अगर लिया तो कम से कम 5-1 मिनट तो कम से कम निरू बस्ती 5 मिनट 10 मिनट तक, तो एक मुहूर्त तक उसका मैक्सिमम टाइम है 48 मिनट्स, लेकिन कम से कम 10 मिनट तो रुके कम से कम, जब क्योंकि वो थोड़ा अपना प्रभाव तो दिखाए। 10 मिनट भी नहीं वो रुक रही थी, वो लेते ही जाना पड़ रहा था। और इस हिसाब से आरती जी का कोई सवाल है, शायद अनम्यूट कर दीजिए शिल्पा जी, वो जी शायद कुछ। हाँ, प्रणाम हाँ। सर। जी प्रणाम प्रणाम। सर। सर बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुनकर। सर ये जो आपने दिया ना, इसके थोड़ा सा मैं सर इसमें देना चाहती हूँ एडवाइस। ये निरुवस्ती रुकने के लिए सर, जैसे मैं पेशेंट को निरुवस्ती देती हूँ सर, हम 800 से 1200 ml तक दे देते हैं पेशेंट को निरुवस्ती। तो सर उसको रुकने के लिए क्या करना पड़ता है, आपका जो डाइट है ना, लघु उष्ण और स्निग्ध आहार ये लेना है, और जितनी मात्रा में जैसे भूख है पेशेंट को, तो उतनी मात्रा से थोड़ा सा कम लेना है। और एक अनार दाड़िम जो है सर, उसको रेगुलर सेवन कराना है। नॉर्मली हम जो निरुवस्ती लेते हैं, हम एम्प्टी स्टमक पेशेंट को बोलते हैं कि एम्प्टी स्टमक लेना है। बट हमारे जैसे यहाँ पे क्लाइमेट ऐसा है कि जैसे गर्मी बहुत है, तो पेशेंट इतनी देर भूखा बर्दाश्त नहीं कर सकता सर। तो मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं है। तो सर मैं पेशेंट को सिंपल अनार जो रहता है उसमें थोड़ा सा ये अपना भुना हुआ जीरा और हल्का सा काला नमक सर पेशेंट को बोलती हूँ सर। तो ये दीपन पाचन का भी काम करता है। तो उसके बाद सर जब हम उसको वस्ती करते हैं, तो उसके 2-2.5 घंटे के बाद ऑलमोस्ट मैं वस्ती करती हूँ। जैसे मॉर्निंग में उसने ले लिया, ऑलमोस्ट 6:30 बजे ले लिया, तो आप 9 बजे तक भी अगर वस्ती बनाकर करते हैं पेशेंट में, तो सर वो वस्ती जरूर ठहरता है, 30-32 मिनट चलिए तक भी देख सर लेंगे, ठहरेगा। दाड़िम का प्रयोग कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। इसको अगले महीने स्तंभन में कषाय दोबारा काम करता होगा ना। जी हाँ, सर। और सर जैसे अगले आपने महीने। ये बहुत अच्छा योग बताया, तो इसमें सर आप क्या अजामास रस भी डाल रहे हैं? हाँ, मैंने अजामांस रस, एक्चुअली इसका ना ये ऐसा ही आपना वस्ती का एक और अलग भी इसी प्रकार का द्रव्य है, जिसमें मांस रस के बारे में उल्लिखित किया है। तो मैंने तो डाला नहीं था, लेकिन मैं अगली बार सोच रहा सर हूँ मैं इसको करने पर इसमें मांस रस हाँ का भी बस्ती लिया जा सकता है, शुद्ध मांस रस सर, का भी लिया जा सकता है। इसमें हाँ अगर हाँ आप हाँ, जैसे अवेलेबल। अजामास रस ले सर, इसमें मैंने बहुत सारे एवियन के पेशेंट्स में जिसमें ये स्पाइनल इश्यूज रहता है सर, मुस्तादी यापनवस्ती जो रहता है, जिसको हम राज यापनवस्ती भी बोलते हैं, उसके सर इंग्रेडिएंट्स आराम से मिल जाते हैं काफी। तो इनमें से मिलते भी है जो आपने बताए हाँ, ये सर। मुस्तादी आपन ही तो है ये, हाँ हाँ मैक्सिमम सर। तो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें।
मैक्सिमम जी उसी जी है, सर। वही है। सर उसमें सर जो अजा मांस रहता है तो सर उसमें जो उसका थाई मसल रहता है, उसका जो इनर पार्ट रहता है सर, उसका मांस लेने का विधान है। तो अराउंड सर जैसे 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 इसमें क्या रहता है कि पेशेंट का हमने पैरल, क्योंकि शोधन और शमन दोनों कर रहा है, तो सर इसमें हमने जब व्यापन वस्ती आपने दिया, क्या इसमें आप अनुवासन भी ले रहे थे सर? हाँ ले रहा था ना, हेलो। क्षीर बला तेल का अनुवासन। हाँ सर, इसमें अगर आप प्रैक्टिकली अनुवासन नहीं भी लेते, क्योंकि ये खुद ही इतना ज्यादा बल्य रहता है जब हम इसमें मांस रस डाल देते हैं ना सर, तो प्रैक्टिकली जब हम पेशेंट को देते हैं हम 8, 16, 32 तक सर भी देते हैं। तो सर जिनका पूरा ऐसा हड्डी क्या रहता है ये कि हुआ था जैसे आरती जी, मैं बताऊं आपको ना, जैसे मैंने, अब मैं बताता हूँ आपको, पहले तो मैंने अनुवासन वस्ती तो मैं कंटिन्यू मैंने ली, 3 लगातार अनुवासन ली मैंने। उसके बाद फिर ये नीरू जिस दिन मैंने लिया तो मेरा वेदना बढ़ गई। सुनिए मैं बताता हूँ आपको, नीरू लेते ही मेरी वेदना बहुत बढ़ गई, तो फिर मुझे लगा कि ये मेरा वेदना बढ़ी है। फिर लेकिन मैंने ये सोचा कि ये एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ पे भी भग्न है या जहाँ पर भी अस्थि का ब्रेक हुआ है तो वहाँ पे वायु एक बहुत बड़ा कारण है। वात प्रकोपित रहता है वहाँ पे, और कहीं ना कहीं वात और अपान वायु की विकृति तो रहती ही रहती है। इसी वजह से ब्लैडर और बाउल के मूवमेंट्स प्रभावित होते हैं। तो कई लोगों ने इसी कारण से मुझे निरूवस्थित ना लेने की सलाह दी थी नहीं सर, मेरे नहीं केस सर, में। इसमें एक मैं इंटरप्ट करना चाहती हूँ, सॉरी। आप इसमें क्या अजावस्थी, जो रहता है, अजामांस की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, नहीं इसकी नहीं बात सर, कर रहा अजा हूँ। मास नहीं, इसमें क्या रहता है जो हम प्रॉपर यापन वस्ती करते हैं सर, उसमें जो टेक्स्ट में भी है उसमें घृत और तेल दोनों रहता है, इसलिए अनुवासन का अलग से जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इस तो आपके इसमें केस में, केवल तेल ही तेल था, इसमें हाँ इसमें हाँ तो सर, घृत। आपके केस में क्या रहेगा, जो घृत रहेगा या तो मतलब कोई ऐसा श्रेष्ठ घृत, क्योंकि जो उस रीजन का जो पेल्विक एरिया है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, या तो कोई वाजीकरण घृत भी हम यूज कर सकते हैं, अश्वगंधा आदि घृत यूज कर सकते हैं अश्वगंधा एष्टी मधु मिलाकर कर सर। ठीक ये है, तो अर्जुन घृत आप सर मुझे जो है उसमें। उसका जो नेक्स्ट मंथ मैं उसको प्लान करूंगा, तो जी उसके, सर। अगर आप, आपके पास मेरा नंबर है तो आप मुझे वो इंग्रेडिएंट्स लिख के आप भेज दीजिएगा। जी सर, उस मतलब सर मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ ये, क्योंकि ये सारी चीजें एक्चुअली मार्केट में मेरे को नहीं पता मिलती है ये नहीं, क्योंकि जो क्या पेशेंट का क्या है मैं बताइए करती आप, हूँ क्या 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 सर, क्या जैसे क्या क्या है? अश्वगंधा आदि घृत है सर, इसमें सभी जो ये हमारे भृंगनीय रहते हैं, अश्वगंधा, मूसली, विदारी कंद, शतावरी, बलामूल, सर ये सारे इसमें रहेंगे, ये सारे बल्ले हैं, ये मिल जाएगा, भृंगनीय है। मिल जाएगा ये। मिल जी जाता है, सर। ग्रुप तो मिलेगा मैम। जी सर, और सेकेंडली सर एक आप अर्जुन घृत बना सकते हैं, अर्जुन में थोड़ा सा यष्टि मधु डाल के, ताकि वो हम्म। सर उससे भी जो घी आपके अंदर, जो ये वस्ती आपके अंदर टिकेगा, तो हम जो चॉइस ऑफ ये घी या ऑयल करें उस पे भी हमारा डिपेंड रहता है। और सर अगर आप इसमें शीरबला 101 यूज कर रहे हैं सर, वो तो सबसे बेस्ट है ही है। और घृत और तेल की मात्रा इसको आप सम रख सकते हैं, जैसे 60 ml आपने, सपोज आपने या फिर 60 हम ml ऐसा कर घृत सकते लिया। हैं, ऐसा कर सकते हैं कि जो हमने, जो मैं अनुवासन ले रहा था ना उसी में, जैसे मैंने धानवंतर तेल लिया इसमें मुस्तादी यापन में, वहां पे जी हम धानवंतर तेल की जगह पे क्षीर वाला तेल की ज्यादा, जी अगर सर। हम 60 ml की जगह ये 100 सारा ml कुछ हम मिला तब दें। ले सकते हैं, ये मुस्ताद यापन वस्ती ये शोधन और शमन दोनों का कार्य करती है। तो इसमें हमारा जो मेन फोकस ये रहता है कि पेशेंट की जो अग्नि है ना, हमने दीप्त करके रखनी है, क्योंकि जैसे ही उसकी अग्नि नीचे जाएगी सर, वो पचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो मांसरस भी है, जैसे अगर कोई आदमी प्योरली वेजिटेरियन है तो सर उसको मांसरस भी नहीं पचता है। तो नहीं उसमें हमने बचेगा। क्या करना है, उसकी डाइजेस्टिव पावर पहले बढ़ानी है, मतलब हमने कोई भी उसको दीपन पाचन योग दे सकते हैं हम उसको, कुछ भी जो पेशेंट को सूट करता है सर, जैसे आपके केस में सर लवन भास्कर है, अभी जैसे गर्मी चल रही, हिंग वाष्टक है, कुछ भी सर दीपन पाचन हम कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं तो सिंपल चंद्रप्रभावटी सर, अगर हम 6 टैबलेट पर डे ले रहे हैं तो सर वो भी दीपन पाचन का कार्य करेगी। तो ऐसा कुछ भी हम ले सकते हैं, और दाड़िम सर जरूर रखना है टाइप में। तो जो ये उससे दाढ़ी सर तो ये, करता ही आदमी। हाँ जी सर, वो सर अपना दीपन पाचन भी करेगा, और सर अपना ये अपना जो वस्ती आपको टिकाए रखेगा, थोड़ा सा स्तंभन का कार्य, क्योंकि हम इतनी चलिए, मेहनत से आपका जो वस्ती ये बना रहे दाढ़िम हैं। वाला जो आपने बताया, इसको मैं जी जी नेक्स्ट सर। मंथ इसको प्रयोग करूंगा मैं, जी सर क्योंकि अभी तो मैंने ली है 16 अश्वगंधा बस्ती, पता तो मैं आता है एक सर, महीने कोई दिन आपका मिल जाएगा अश्वगंधा ग्रुप, तो कई सारी कंपनियों का मिल मिल जाएगा। जाएगा, समझ गया मैं। बल्य हाँ, औषधियों कैसे सिद्धित बल्य घृत औषधि लेना है, है। जीवनीय गृहणीय गंध का कुछ भी आप ऐड कर जी सकते हैं सर, ना। क्योंकि सर इसमें अगर आप घृत और तेल दोनों करेंगे ना, तो घृत जो है वो दीपनीय का भी कार्य कर रहा है, मतलब एक ठीक बात। हमें जो फायर है इग्नाइट रखनी है, और उसके बाद सर भोजन क्या करना है,
भोजन का बहुत ध्यान रखना है पेशेंट में, लघु, उष्ण और स्निग्ध। सर उसमें सबसे अच्छा रहता है कि राइस, चावल के साथ आप ये मूंग दाल का यूश लें, या ये हरी मूंग दाल जो हमारी जो ये होल मूंग दाल, सर ये सबसे बेस्ट भोजन रहता है। पेशेंट को हमने डाइजेशन उसका इंक्रीज करना है, जितनी उसकी भूख बढ़ेगी उतना सर वो उसका जो बस्ती ये सारा एब्जॉर्प्शन उसका उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद, सही बताया। ठीक है, धन्यवाद। यस और किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो आप बता सकते हैं। यस, बताइए। सर आप विटामिन बी के टैबलेट्स लेते हो? हाँ जी, कितना मतलब उसका डोजेज होता है? विटामिन डी तो मैं ले रहा हूँ, विटामिन डी ले रहा हूँ ना। नहीं सर, कितना बी है उसका वाली। डोज? हड़जोड़ विटामिन कुछ बी बोल वन, रहे थे आप, हड़जोड़ बोल रहे थे। मल्टीविटामिन तो सारी चल रही है ऋतुषी जी। अच्छा, और सर आपने पंचकोल भी ट्राई किया है? क्योंकि पंचकोल वही नहीं किया ट्राई, स्थूल पंचकोल प्रशमन नहीं गण में ट्राई किया, आता क्योंकि आम पाचक वटी तो चल ही रही थी शुरुआत से ही। तो हम्म। अग्निदीपन में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी भूख बहुत बढ़िया है। जिन दिनों में एंटीबायोटिक चल रहे थे उन्हीं दिनों में तकलीफ थी भूख की, नहीं तो भूख तो मैं जरूरत से ज्यादा है मेरी, बल्कि मैं कम खाता हूँ क्योंकि मेरा जो अधिकांश टाइम सेडेंटरी गुजरता है, लेट के ही गुजरता है। तो इसलिए मैं वेट ना बढ़े इसका ध्यान रखने के लिए भी थोड़ा सा रोटी, जैसे मेरा जो डाइट है वो पहले जितना था उससे मैं कम करता हूँ, लेकिन ये है कि शॉर्ट छोटे छोटे अंतराल पे खाता हूँ। तो उससे मेरा जो वेट है वो पहले जब गिरा था तो मेरे उस समय से मेरा वेट करीब 15 किलो मैंने लेटे लेटे कम कर लिया वजन। ऐसा नहीं कि खाना कुछ कम किया हो मैंने, लेकिन वो पानी की मात्रा थोड़ी सी ठीक ठाक लेते हुए जो है वो भोजन की मात्रा को एक साथ ज्यादा ना लेकर के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करके लिया, तो उससे भूख भी सही है, डाइजेशन भी अच्छा है। प्रॉब्लम कहाँ पे रहती है? तो प्रॉब्लम वहां रहती है कि जो बताया था मैंने कि बाउल बाउल मूवमेंट सही नहीं होने के कारण जो है वो स्टूल का जो एक कैसे एक नॉर्मल व्यक्ति को प्रेशर बनता है वैसे मुझे नहीं बनता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन और जो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट है उसका कॉन्ट्रैक्शन, दोनों ही चीजें प्रभावित हुई हैं। तो फायदा क्या होता है जो मैंने महसूस किया, जब हमने निरूह वस्ती ली, जो नियापन वस्ती जो निरूह वस्ती ली, तो उसने क्या फायदा किया, उसने जो जो शोधन है, निश्चित रूप से नीरू का कार्य ही शोधन है, उसने मेरा जो मल था वो जो रुका वहां पे होता था वो सब बाहर निकालता था, उससे काफी जो एक प्रकार से आराम रहता था। और जो यहाँ मैं बताऊं आपको कि क्षीरबला तेल की जो मैं मातरावस्ती भी ले रहा हूँ उसका भी ये वो भी कहीं ना कहीं जो स्टूल के ग्रथित पार्ट है उसको बाहर निकाल देती है, पर वो थोड़ा ज्यादा देर तक रुकती है, बस यही है। और बल्ली भी है, वो कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम को भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ देती है। तो ये फर्क है, बाकी वस्ती चिकित्सा अल्टीमेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने जो भी प्रभाव जो रिकवरी पाई है वो समन चिकित्सा से नहीं, बल्कि मेरे को जो भी मिली है वो बस्ती चिकित्सा से ही मिली। जी यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। यस, इसको सर तो कंटिन्यू करें। पंचकोल स्थूल प्रशमन में काम नहीं आएगा पेन कम कौन करने सा? के लिए? पंचकोल करेगा बेटा, लेकिन क्या है कि वेदना ना पंचकोल यहाँ पे, पंचकोल जो जनरली हम लोग देते हैं वो जहाँ तक आम बात जैसी कंडीशंस में जहाँ दीपन पाचन जहाँ देने की जरूरत होती है, पर यहाँ पे एक्चुअली जो पेन है ना उसका आ, मेरे को कोई ऐसी जीर्ण व्याधि तो है नहीं जैसे आम बात है इस प्रकार की कोई व्याधि। ये तो एक फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर की वजह से, इम्पैक्ट फ्रैक्चर की वजह से, अस्थि भग्न की वजह से वेदना हुई। जब भग्न यानी जो हेतु है वो भग्न है, और जो एक प्रकार से कहे ना अभिघातज जिसको कहते हैं ना आघातज जो एक जो समस्या है वो है। जैसे जैसे वो हेतु कम होता चला जाएगा, यानी भग्न आपस में, क्योंकि 3-4 महीने का समय हो गया है, तो अब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो जो फ्रैक्चर था वो भी हील हो गया होगा डेफिनेटली। 75% तो हील हो ही गया होगा, तो अब धीरे धीरे वो वेदना का समान इस कारण से भी हो रहा है। हम इसमें बहुत सारी चीजें, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, टाइम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो धीरे धीरे फ्रैक्चर को हील कर रहा है। इसलिए हम यही नहीं कह सकते कि औषधियों की वजह से ही हुआ होगा, लेकिन हाँ हम ये इसमें कोई शक नहीं है बस्ती ने जो प्रकार से मल की जो प्रवृत्ति है, मूत्र की प्रवृत्ति है, उसको सामान्य रखने में बहुत मदद की है, जिससे एक व्यक्ति में लाक्षणिक भी लाभ मिलता है। और कहीं ना कहीं से ये बस्ती जो है ना बल्ले भी है, बात वेदना संबंध भी करती है। ओवरऑल इसका इफेक्ट तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। जी यस सर, वो क्योंकि गंध आप तेल भी बहुत पंचकोल अच्छा है सर, पंचकोल काफी अच्छा चूर्ण है। लेंगे भी तो पंचकोल चूर्ण अगर हम न्यूरोजेनिक पेन में लेंगे तो वो न्यूरोजेनिक पेन में बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा,
ये जो कि न्यूरोजेनिक पेन इतना असहनीय होता है मितुसी जी, इसमें मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल एनालिसिक भी काम नहीं करते। शुरुआत में तो स्थिति ये थी कि अल्ट्रासेट और जीरोडॉल नाम की दवाई लेता था मैं, और हाई डोज में लेता था। ये हाई डोज में ये काफी वैसे पोटेंट एनाल्जेसिक्स हैं, वो भी काम नहीं करते थे। इनको लेने के बावजूद भी वेदना इतनी ज्यादा होती थी कि मैं रात भर चिल्लाता था। यानी कि ऐसी स्थिति में फिर वही है, मॉर्फिन जैसे इंजेक्शंस या अफीम जैसे इंजेक्शंस दिए जाएं। तो इसीलिए ये, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, एवियन में भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि वहां पर भी तो नेक्रोसिस है ना, बोन्स की नेक्रोसिस है, हीलिंग वहां पे भी बढ़ाएगा। पर वहां पे नेक्रोसिस एक्चुअली, वहां पे नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस में हेतु अलग है। वहां पे कहीं ना कहीं एक प्रकार से बॉडी के किसी पार्ट को ब्लड की सप्लाई ना मिलना या उसको नरिशमेंट ना मिलने की वजह से नेक्रोसिस हो रही है। यहाँ पे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे बॉडी के, हमारी वर्टिब्रा में कोई ऐसा कॉज नहीं है जहाँ पे मेरी सारी वर्टिब्रा हेल्दी हैं, मेरी वर्टिब्रा में कोई ऑस्टियोफाइट नहीं है, कहीं किसी दूसरी वर्टिब्रा में कोई सिंगल प्रॉब्लम नहीं है, एज बॉन्ड डिजेनरेशन के भी कोई लक्षण नहीं है। आप कहीं मेरी एक्सरे दिखेंगे, साफ साफ एमआरआई की रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है। जो भी हुई है वो इम्पैक्ट की वजह से हुई है, वो एक फ्रैक्चर की वजह से हुई है, और वो भी इम्पैक्ट बहुत जोरदार इम्पैक्ट, जो 10 मीटर की हाइट से फॉल होने के कारण इम्पैक्ट हुआ है, उसकी वजह से हुई है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन अलग है। यहाँ पे जैसे कि इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेदना ज्यादा होती है, क्योंकि उसके पीछे नर्व की इंजरी भी रहती है। इस वजह से थोड़ा सा शुरुआत में जो है ये सभी वेदना की जो एलोपैथिक दवाइयाँ ये भी काम नहीं करती थी। और फिर मैंने ऐसी स्थिति में एक और दवाई ट्राई की थी, जो नीरो स्ट्रीट, हेम्प स्ट्रीट नाम की एक कंपनी बनाती है। हाँ विस्तिंदुक बटी। अब आरसिया जी आपको बताता हूँ मैं, अब सुनिए। हमने इसमें ना चरक की नियो टैबलेट ली है। अब मैं आपको बताता हूँ, उसमें पड़ा हुआ है ये शायद जो है कुछ ना कुछ है उसमें, उसका इंग्रेडिएंट्स मुझे पता नहीं है। पर जो चरक की जो नियो टैबलेट है वो नर्वाइन ओरिजिन के नर्वस पेन, नर्वस ब्लैडर के मूवमेंट, इन सब के ऊपर काम करती है। तो विस्तुंदुक पट्टी तो निश्चित रूप से काम करेंगी, ये तो मेरे दिमाग में है पहले से ही। लेकिन अब वेदना उतनी ज्यादा है नहीं, तो अब मैं उसको नहीं लेने की सोच रहा हूँ। सर आप लाक्षादी घृत भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल 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 सही बताया आपने। विष्णुदुक पट्टी को ना बहुत कम मात्रा में लेना है, लेकिन उसका, क्योंकि बाकी उसके काम ज्यादा अच्छे हैं, बहुत कम मात्रा में लेना है, क्योंकि अगर बाकी प्रभाव देखेंगे तो, और वो भी, और ये अच्छी हाँ, बात है, लाक्षादी घृत भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही यस बताया। यस यस, बिल्कुल लाक्षादी बहुत सारे ऑप्शन है। यस, अच्छा लगा सर आप आए आज, तो बहुत दिनों से धन्यवाद, इच्छा थी बहुत कि बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बुलाए, लंबी हो गई तो आपकी इसीलिए क्लास। थैंक यू, यस यस, नमस्कार आप संगीता जी को और इनको भी बुलाया था। यस सर, थैंक यू। सर आप बस अपने धातु को संभालिए, सब धातु को रस से लेकर शुक्र तक। और एक बात पूछनी है कि सर आपका लेट हो गए संगीता जी, सर लेट हो गए, टाइम हो गया था ना इसीलिए। मैडम थैंक यू कि आपकी वजह से हमारी भी बात हो गई सर से। वो काफी दिनों से मेरे विचार में था कि एक बार बुलाए और थोड़ा सा उनके साथ लाइक कुछ मतलब चर्चा हो फोन जाए। पर भी बात हुई, जूम पर भी हुई, तो भी एनर्जेटिक लगता है जैसे कि, और उन्होंने इतने सारी मतलब सब हिस्ट्री वेदना बताई सब सहन पूरी। करके, हाँ हाँ, सहन करके भी उतनी कितनी हेल्दी आवाज है फिर भी उनकी। यस बिल्कुल बिल्कुल। यस, हाँ चलिए फिर आज मुझे लगता है टाइम हो गया है, तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं। और आपका भी आभार, धन्यवाद सभी का, डॉक्टर मीरा मैम, संगीता जी, अर्शिया जी, आरती जी, धन्यवाद का क्या है मैम कैलाश इसमें। सर जी। यस यस, चलिए फिर कल मिलते हैं। और ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, क्योंकि आज का तो 17 मतलब टाइम हो गया ना, कल हम लोग इसको लेकर बात करेंगे। एक्चुअली मैं आज पेडल एडिमा को लेकर बात करने वाली थी। संगीता जी बताइए कुछ अपना अनुभव, पेडल एडिमा पे क्या देते हैं आप प्रेगनेंसी में? मैडम अभी देखो, मैं तो आयुर्वेदिक ज्यादा देती नहीं हूँ। और अभी फिजियोलॉजिकल है या फिर पीआईएच इंड्यूस्ड है, अबाउट 20 अगर पेडिलेडिमा आ रहा है तो फिर यूरिन टेस्ट, अल्बुमिन वगैरह कुछ है क्या देखकर ही आगे की दवाई देते पीआईएच। और अगर 20 वीक्स के अराउंड आ रहे, बिफोर 20 वीक्स, तो फिर पोजिशनल थोड़ा
हेडलो पोजीशन में ये करने का, ऐसा सब बता देते हैं हम। यस थोड़ा यस सॉल्ट रिटेंशन वगैरह, यही मतलब आप प्रेगनेंसी का ही पूछ रहे हैं ना? यस, प्रेगनेंसी का ही हाँ, फिटल जो हाँ, होता है ना वही। हाँ, इसमें पुनर्नवा गोक्षुर वगैरह भी काफी अच्छे काम करते वो हैं। भी अच्छे काम करते हैं। यस यस। और पित्त शमन की चिकित्सा करेंगे हम लोग। और मुख्य रूप से तो पुनर्नवा गोक्षुर का इसमें आप जटामांसी का चूर्ण के साथ दे सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। पुनर्नवाष्टक काढ़ा बनाकर उसकी मात्रा बस्ती भी दी जा सकती है, बिकॉज ये बहुत कॉमन है फिटल एडिमा। फिर जैसे एलिवेशन है, कोल्ड कंप्रेशन, हॉट कंप्रेशन है, अभ्यंग करना, क्षीरबला या क्षीरपाक किसी भी तेल से आप कर सकते हो, कोकोनट ऑयल से कर सकते हो। इसमें सोलन फीड के जो रेगुलर हम लोग करते हैं ना वही सारा कुछ करना होगा, बस हमें बीपी मॉनिटर करना है इसमें। बीपी, कोलेस्ट्रॉल देखिएगा, और बाकी मतलब कंडीशन पेशेंट की ओवरऑल कैसी है उसको देखते हुए। कभी कभी ये पेडल एडिमा जो होता है ना, ये कई प्रीक्लैम्सिया की तरफ ना ले जाए, इसके लिए बीपी, ब्लड प्रेशर मॉनिटराइज करते रहना चाहिए पेशेंट का, मेरे विचार से। एंड लॉन्ग पीरियड्स के लिए सिटिंग अवॉइड करे, और कंफर्टेबल शूज, सॉक्स वो पहने। बाकी सारी जो रेगुलर चीजें हैं उसको वो हमें बताना पड़ेगा मुख्य रूप से। एंड पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवा गोक्षुर सिद्ध घृत का बेस्ट रोल है। जैसे हमारी गर्भिणी परिचर्या में भी गोक्षुर सिद्ध घृत का बताया, तो ताकि यही सोच के बताया होगा कि शोफ ना हो, आई थिंक इसी विचार के साथ उसको डाला गया है। तो चलिए फिर कल विस्तारित रूप से चर्चा करते हैं इसको लेकर। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। ओके ओके। और मैडम जब आप मतलब ऐसे पेडल एडिमा कौन सी भी फिजियोलॉजी कैसे, तो दोनों हिसाब से ट्रीटमेंट देखना चाहिए। यस, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों हिसाब से डिस्कस करेंगे। ओके। यस यस, ओके।